अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove electron from valence shell of isolated gaseous neutral atom, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़रा इम्पॉर्टेंट हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल से यानी आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना है और हमारा जो एटम है वो आइसोलेटेड हो और गैशियस फेज़ में हो, क्योंकि जब आप डिफरेंट फेजेस में एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो उसे कंपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से हम गैशियस फेज़ को चूज़ करते हैं ताकि हम आसानी से अपने एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी को जो है वो कंपेयर कर सकें या डिस्कस कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैग्नीशियम है, आप अगर मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस दौरान दैट इज़ 738 अप्रॉक्सीमेटली किलो जाउल पर मोल। इसी तरह अगर आप Mg+1, अब अगर आप Mg+1 यानी इस केटाइन से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और Mg+2 में इसे कन्वर्ट करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी 1451 अप्रॉक्सीमेटली किलो जाउल पर मोल। अब ज़रा कंपेयर करें, जब आपने आइसोलेटेड गैशियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करें सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, तो आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। रीज़न ये है कि पहला इलेक्ट्रॉन आपने न्यूट्रल एटम से निकाला था, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना रिलेटिवली इस केटाइन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कम हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हैं। अब चूंकि प्रोटॉन ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखेगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमेशा वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, अमाउंट ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ करती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम इनके ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं कि ग्रुप्स के अंदर ये किस तरह से वेरिएट करते हैं। वेरिएशन इन ग्रुप्स, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किस तरह से ग्रुप्स में चेंज होती है, तो इसका आइडिया जो है वो हम एक ग्राफ से लगाते हैं। ये ग्राफ हम बना रहे हैं जी एटॉमिक मैसेस और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान, और हम ये ग्राफ जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप का बना रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एटम लिथियम है और उसके बाद हम इस तरह से ऑनवर्ड चलते जा रहे हैं। ये हमारे पास लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अब ज़रा गौर करें और देखें तो यू आर बेसिकली मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। और आप कंपेयर करें तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है और सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, इस ग्रुप के हवाले से मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे
तो आपके पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मतलब लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो इसकी रीज़न अगर आपसे पूछी जाए तो रीज़न क्या होगी, वी ऑल नो दैट व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो वी नो दैट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। इसी तरह से हमारे पास शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है ये हमारे पास इंक्रीज होता है। नंबर 1 पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम रिलेटिवली फ्री टू मूव। आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं, फ्री टू मूव, एंड लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव देम, क्योंकि दे एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो उनके ऊपर अट्रैक्शन लगा ही नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस को शील्ड कर लेते हैं जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर जा ही नहीं सकती, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हम वेरिएशन इन पीरियड्स की बात कर लेते हैं। इसको भी हम कोशिश करते हैं कि एक ग्राफ से जो है वो स्टडी करने की। ग्राफ हमने बनाया एटॉमिक मास और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान, तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब देखें हमारे पास हमने ये जो ग्राफ बनाया है ये फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के दरमियान बनाया है। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम है, और सेकंड पीरियड में हमने जो है वो लिथियम से जो है वो फ्लोरीन तक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। अब ज़रा इस ऑर्डर को देखिएगा, सेकेंड पीरियड वाले को। ओवरऑल हम ऑर्डर लिख लेते हैं कि लिथियम जो है इसकी एनर्जी लेस देन है बेरिलियम से, बेरिलियम की ज़्यादा है बोरॉन से, बोरॉन की कार्बन से कम, कार्बन की नाइट्रोजन से कम, बट नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और ऑक्सीजन की जो है वो फ्लोरीन से कम, यानी मैक्सिमम जो है वो फ्लोरीन की है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, और मैक्सिमम जो है वो किसकी है, फ्लोरीन की। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि नॉर्मली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इन द पीरियड। एक पीरियड में इसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती है, और इसकी रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं ये कांस्टेंट रहते हैं विद इन द पीरियड। विद इन द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स जो हैं कांस्टेंट रहते हैं,
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस जो है 8 डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर इफेक्टिवली न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैनर में क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होगा। दैट्स वाई नॉर्मली विद इन द पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन विद इन द पीरियड एक्सेप्शंस हैं, ज़रा गौर करें। बेरिलियम की बोरॉन से कम होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए थी। मतलब ये कि सेकंड ए और थर्ड ए ग्रुप में और इसी तरह से फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए के अंदर एक्सेप्शन मौजूद है। तो ये एक्सेप्शन किस वजह से है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बुनियाद पे हम इसे जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये मोस्ट स्टेबल है। इसी तरह हाफ फील्ड भी क्या होते हैं, ये भी स्टेबल होते हैं। लेकिन जो पार्शली फील्ड है ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। अब देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की जो जस्टिफिकेशन है वो हमें किस तरह से इसका आंसर देती है। हमारे पास बेरिलियम है जी और बोरॉन है, बेरिलियम 4 बोरॉन 5 1s2 2s2। हमारे पास सब शेल है एस सब शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। अगर इसमें 2 हों तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, अगर इसमें 1 हो तो ये हाफ फिल्ड होगा। दोनों सूरतों में ये क्या है, स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, 5 है 1s2 2s2 3p1। अब आपके पास आउटर मोस्ट सबशेल P आ रहा है और P के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6। अगर 6 होंगे तो ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, तब भी स्टेबल होगा। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये हाफ फिल्ड है, तब भी स्टेबल होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 हों 2 हों 4 हों या 5 हों तो ये पार्शली फिल्ड होगा, जिसकी वजह से ये लीस्ट स्टेबल होगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन को, N7 और ऑक्सीजन O8। N7 में आपके पास 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन में 1s2 2s2 और 2p आपके पास 4 है। अब देखें हमने अभी बात की कि अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड जो है ये स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा। जबकि 4 हों 2 हों 1 हों या 5 हों तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पार्शली फील्ड होते हैं और पार्शली फील्ड जो है वो लीस्ट स्टेबल हैं और जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में और पीरियड्स में वेरिएट करती है। आज का हमारा टॉपिक जो था वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में था। अगर इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।